हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। आज स्वतंत्रता दिवस है तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हमेशा इसकी गरिमा को बना के रखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारी बातें करनी है लेकिन क्वेश्चन बनाते जाते हैं और बातें करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937, 1935 या 1942? इसका ऑप्शन है 1937। ये क्वेश्चन आप लोग में से सारे बच्चे लगभग जानते होंगे। इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1965 के तहत अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे और प्रमुख न्यायाधीश बने थे सर मॉरिस गेवर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समुदाय हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपको जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल। तो जवाब है आपका वल्लभ भाई पटेल। देखिए, ये जो समितियाँ बनी थी, आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आप लोग देखते होंगे कि समितियाँ बनती, कभी कोई समिति बना, कभी कोई समिति बना। ये समिति था क्या? तो ये समिति था कि संविधान सभा जो थी अपने कामों को बँटवारा कर लिया था। कामों को करने के लिए अनेक सारी समितियों का गठन किया था, जिससे उनका काम बहुत आसानी से हो जाए। अलग-अलग व्यक्ति को उस समिति का हेड बना दिया जाता था, अपने कामों को सही से करने के लिए। इसमें क्या था? कौन-कौन था? तो इसमें देखिए मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। हेड का मतलब हो गया अध्यक्ष। और बी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन प्रारूप समिति आपसे बार बार पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक भी बताना चाहूंगा कि देखिए जो आपको जवाहरलाल नेहरू का है, जिस समिति में संघ लगा हुआ है आपको याद करने में आसानी होगी कि बहुत सारा समिति है। अगर समिति का लिस्ट आप देखेंगे तो समिति बहुत सारा है और सारा समिति महत्वपूर्ण है। आपको समिति बिल्कुल पढ़ के जाना है कि किस समिति के हेड कौन थे, ये पढ़ के जाना होगा। तो कुछ-कुछ ट्रिक, जैसे जवाहरलाल नेहरू से संबंधित ट्रिक क्या है? तो जिस समिति, जैसे संविधान समिति है, इससे पहले संघ लगा हुआ है। एग्जाम में आपको संविधान समिति नहीं पूछेगा, संघ संविधान समिति पूछेगा। यहाँ पे शक्ति समिति से पहले संघ लगा हुआ है। एग्जाम में आपसे संघ शक्ति समिति पूछेगा। इसके हेड है जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद रखेंगे संघ से जवाहरलाल नेहरू को? संघ मतलब होता है केंद्र, और ये केंद्र के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। इससे आप इसको कोरिलेट करके आराम से याद कर सकते हैं। देखिए जितने भी समिति है सबको पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट समिति सब है। कुछ समिति से राजेंद्र प्रसाद थे, वो संचालन समिति के हेड थे। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक में बहुत सारा समिति का उल्लेख किया गया। सारा बताना अभी पॉसिबल नहीं है, समय बहुत लगेगा। आप लोग आराम से सारा समिति को पढ़ के जरूर जाए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? इसमें है नहीं था। जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, जॉन मिठाई। ये तीन ऑप्शन है, कौन नहीं था? जवाब क्या है? जॉन मिठाई। देखिए होता क्या है कि जॉन मिठाई जो अंतरिम मंत्रिमंडल है उसके सदस्य ये नहीं थे। जब भारत आजाद होता है तब ये सदस्य बने थे, लेकिन जब अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसके सदस्य नहीं थे। इस ट्रांजेक्शन में मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, उसको भी देखिए। जो राजेंद्र प्रसाद थे ये खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल की। तो जगजीवन राम बने थे श्रम मंत्री। ठीक है। जॉन मिठाई नहीं थे, नहीं, बिल्कुल। आजादी के बाद जॉन मिठाई, जैसे मैंने आपको बताया कि आजादी के बाद जॉन मिठाई सदस्य बने थे। तो वो कौन से मंत्री बने थे? रेल मंत्री। मुझे 14 मंत्री जो है वो अंतरिम मंत्री परिषद में थे। अब सारा का डिटेल आपको ध्यान होना चाहिए कि अंतरिम मंत्रिमंडल, पता है इस एग्जाम का जो 1946 अंतरिम मंत्रिमंडल, इसका विशेषता क्या है कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। आजादी के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था उससे कम पूछा जाता है सवाल, ज्यादा सवाल पूछा जाता है अंतरिम मंत्रिमंडल से। तो हम लोग क्वेश्चन की नजाकत को देखते हुए जिससे सवाल ज्यादा आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अंतिम मंत्रिमंडल में 14 सदस्य थे, उसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 3 दिया हुआ है। सही उत्तर है 14 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन शुरू हुआ था। तीनों वाचन का डेट दिया गया है, किसी भी वाचन का डेट आपसे पूछा जा सकता है।
तो डेट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। ठीक है, सिर्फ 5 दिन के लिए था। द्वितीय वाचन कब हुआ था? द्वितीय वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। पहला वाचन सिर्फ 5 दिनों के लिए था। द्वितीय वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। क्वेश्चन पूछा गया तृतीय वाचन। तृतीय वाचन का समयावधि क्या है? वो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। देखिए तीनों वाचन को आपको ध्यान रखना है, उसका तिथि क्या था, क्वेश्चन इससे बन सकता है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? 3 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर है जापान का संविधान। ठीक है, देखिए जब हमारा संविधान बना था तो हमारा संविधान को कहा जाता है, कभी कभी जो हमारे संविधान की आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि हमारा संविधान तो अपना है ही नहीं, हम लोग हर जगह से कुछ ना कुछ लिए हैं, भीख में कुछ लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ आदर्श लिए हैं, लेकिन उसको भारतीय परंपरा अनुसार भारत के लिए क्या जरूरी है उस हिसाब से उसको ढाला गया है। तो विधि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ये लिया गया जापान के संविधान से। जो प्रश्न में 2 दिया गया है, उसमें दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था, और जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन सक्रिय। ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार के एग्जाम का खास बात क्या है कि कुछ-कुछ बेसिक चीज पूछा जाता है, और मैं सब पहले ही बता दूं कि बिहार में सबसे आसान पॉलिटी होता है। पॉलिटी बिहार में सबसे आसान है। इकोनॉमिक्स जैसा मैंने कल बताया था वो टफ, सबसे टफ है, और पॉलिटी उसके उल्टा सबसे आसान है पॉलिटी। पॉलिटी में एक भी गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। और इसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन का तरीका क्या रहता है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन का तरीका अगर आप पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन कम आता है। अगर 2-3 साल का देखें तो कभी 8 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स वाला हाल पॉलिटी का भी है, क्वेश्चन कम आते हैं, 8, 9, 10 इसी के आसपास रहते हैं। कभी भी 25-30 पिछले कुछ सालों में नहीं आए, लेकिन फिर मैं बोलूंगा क्वेश्चन का कहीं दिया गया नहीं है कि क्वेश्चन कम आएगा ज्यादा आएगा, इसलिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। पॉलिटी में तो कुछ कुछ एरिया वहीं से क्वेश्चन आता है। किस कौन सा एरिया मैं बताता हूँ। जैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सारे अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ना है। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप पढ़ के जाइए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी जैसे मैंने बताया अंतरिम मंत्रिमंडल, उसमें कितने सदस्य थे, सारे सदस्य का नाम देखिए, किस सदस्य को कौन सा विभाग दिया गया था उसको देखिए। समितियां, जितने समितियां बनी थी उस समितियां का नाम और उसका हेड, उसके अध्यक्ष कौन थे उसको अच्छा से देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फिर हम लोग बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित है? ये है भाग 9। इस क्वेश्चन से मुझे लगता है आप लोग सब आदमी अच्छे से जान रहे हैं इस क्वेश्चन को। पंचायती राज किससे संबंधित है? ये है भाग 9 से। देखिए ये जो भाग 9 है इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और जो बाकी 2 ऑप्शन है उसे भी बता दूं। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, और भाग 10 में दिया गया अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में भाग 10 में बताया गया है। राइट। मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां आते हैं? देखिए क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आप देखते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंस जाते हैं, याद नहीं रहता है। बेसिक चीज हम लोगों में सब भूल जाते हैं, कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां। तो इसका ऑप्शन आंसर है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। देखिए वर्तमान समय में सब में कुछ ना कुछ बढ़ता गया है। ठीक है, लेकिन जैसे अभी अगर हम लोग इसकी बात करें, भाग की बात करें, तो वर्तमान समय में 25 हो गया है। 25 का मतलब ये नहीं है कि 22 के बाद 23, फिर 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, ऐसा नहीं हुआ, सब हो गया। सब का मतलब क्या होता है? जैसे 4 है, भाग 4 है, तो उसमें भाग 4 ए जुड़ गया, जिसको 4 क कहा जाता है। मूल क्रटम 4 क के नाम से जुड़ गया। इसी तरह से अलग अलग 3 जुड़ा है, उस समय 25 भाग होते हैं। उसी तरह से अनुच्छेद भी जुड़ा है, और अनुसूचियां में भी बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचियां 12 हो गई है, अनुच्छेद साढ़े 470 के आसपास हो गया। ठीक है, सेम वही एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यज्ञ विद्या को आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग डाउनलोड नहीं करेंगे तो हमारा क्लास आप देख नहीं सकते हैं। इसलिए यज्ञ विद्या को यूट्यूब से जाके डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एग्ज़ाम देते रहिए। एग्ज़ाम देने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से यज्ञ विद्या को डाउनलोड करना होगा, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है?
यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उसपे हम लोग सब जगह जुड़े हुए हैं, ठीक है? उस जगह जाइए और यह मीडिया को फॉलो करते रहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? मैंने पहले ही बताया कि इस एग्जाम में बिहार में बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, इसमें आपको अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। उस इसीलिए हम लोग का जो क्वेश्चन तैयार किया गया, इस हिसाब से तैयार किया गया है, जिससे आप लोग एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 312। आसान क्वेश्चन है। आप लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आप लोग में से सारे बच्चे जानते हैं कि कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। एक लिस्ट बना लीजिए। मुझे लगता है कि अगर आप 100 अनुच्छेद को आप बना लेते, चार्ट पे लिख लेते, उसे हर दिन अगर याद करना शुरू करते, याद करने का मतलब है बस एक बार नजर से गुजार दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट अगर आप समय देते तो एग्जाम आते आते 100 अनुच्छेद आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। ये लिख के मैं दे सकता हूँ। तो हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस हर दिन करना होगा, राइट? तो इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 312। एक्सपेंशन में देखते हैं। इसमें तो बता दिया कि 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है। बाकी दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है 315 में। और 123 में ये आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति 123 अनुच्छेद है। अगला सवाल, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या ये दोनों ऑप्शन। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सारा तरीका से जो है भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। देखिए भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके के बारे में बताया गया है। क्या-क्या तरीका है? जन्म से, वंश क्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी क्षेत्र के भारत में सम्मेलन द्वारा। ये 5 तरीके के द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। इसमें से जन्म से थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, बच्चा को हमेशा इससे परेशान होता है कि जन्म से कब, इसका क्या मतलब? देखिए जन्म से में इसमें 2-3 चीज़ दिया गया है, मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक बात बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेते हैं भारत में, डेट याद रखिए 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, या अगर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म जन्म लेते हैं तो ये भारत के नागरिक हो जाएंगे, टिक करता हूं। या 1 जुलाई 1947 से पहले जन्म लेते हैं तब भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। 26 जनवरी या उसके बाद जन्म लेते हैं तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। दूसरा, 1 जुलाई 1947 से पहले जन्म लेंगे तब भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है? इन दोनों केस में उनके माता-पिता कहीं के भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखिए इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? कि अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई व्यक्ति, कोई पर्सन इंडिया में जन्म लेता है, तो भारत का नागरिक होगा। परंतु एक उसमें परंतु जुड़ा हुआ है। परंतु क्या है कि माता या पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। बहुत ही आसान है। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भारत का नागरिक होगा, तब होगा जब माता या पिता में से किसी एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। बस ध्यान देने का बात ये है कि वो कोई भी गैर प्रवासी ना हो, किसी भी गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरह से वो प्रवास न किए हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? कानून का समान संरक्षण किस प्रावधान में दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में दिया गया। ये सब जानते हैं, विधि का शासन। ये जितने भी मौलिक अधिकार में जितने भी आर्टिकल है, सबको आपको एक जुबान याद होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मौलिक अधिकार में। शुरुआत के कुछ आर्टिकल बिल्कुल याद होना चाहिए। 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, सब याद होना चाहिए। ठीक है? 14 विधि के समक्ष समता। 15 क्या है? धर्म, मूलवत, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 क्या है? लोक नियोजन विषयों में अक्सर अवसर की समता का वर्णन दिया गया है। ये सब आर्टिकल 14, 15, 16 में कड़ों से लिखा गया है। संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार या वैधानिक या संवैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार? इसका आंसर होगा वैधानिक या संवैधानिक अधिकार।
देखिए इस क्वेश्चन में कभी-कभी बच्चे को एक कन्फ्यूजन होता है कि सर ये वैधानिक है कि संवैधानिक है? ये दोनों है। कैसे दोनों है? ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया कि संपत्ति का जो अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटा के अनुच्छेद 300 ए, जिसको 300 क भी कहा जाता है, के तहत रखा गया है। ठीक है? जिसमें ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब हो गया कि विधि के प्राधिकार मतलब कानूनी वैधानिक प्रावधानों के आधार पे उसे संपत्ति के अधिकार से हटाया जा सकता है। देखिए, पहले तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन जब मौलिक अधिकार से हटा के वो हटाया गया, तब ये दिखाया गया कि ऐसा ना हो कि संपत्ति का अधिकार कोई अधिकार ही ना हो। तो संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार के रूप में दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया वैधानिक या संवैधानिक। तो होता क्या है, संवैधानिक का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ अगर संविधान में वर्णित है तो उसे हम संवैधानिक अधिकार कहेंगे, संवैधानिक कहेंगे। ये आर्टिकल 300 ए में लिखा गया है, इसीलिए ये संवैधानिक अधिकार है। और एक बात और मैं बता दूँ कि पहले तो सारे बुक में वैधानिक ही अधिकार कहा जाता था, लेकिन अब जो नया एनसीईआरटी की बुक आई है पॉलिटी की, उसमें संवैधानिक अधिकार लिखा गया है। पहले वैधानिक अधिकार था, अब संवैधानिक अधिकार था, लेकिन आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए वैधानिक या संवैधानिक, दोनों सही करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक जगह बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर नियम अनुसार से उनको संपत्ति के अधिकार से हटाया जा सकता है, तो सब तभी हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने कहीं पे कोई लैंड लिया है, कहीं अपना घर बनाया, सरकार कल आके बोल दे नहीं आपको खाली करना है। ऐसा सरकार या कोई भी गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकती है। ठीक है? अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? देखिएगा तत्व है, तत्व नहीं है, इस पे बहुत ध्यान देना होगा। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ये आपको दिया गया है ऑप्शन और सही होगा समान नागरिक संहिता। ये आप लोग सब जानते हैं, अभी इसका चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। देखिए, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आ सकता है, तो मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ आर्टिकल या अनुच्छेद से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने ये पुट कर दिया क्योंकि अभी बार-बार समान नागरिक संहिता के बारे में बात चल रहा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समक्ष समानता ये सब मूल अधिकार है। क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता तो आर्टिकल 19 में आता है, विधि 14 में आता है, धर्म की स्वतंत्रता 25 में आता है। ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा है? तो ये कहा है केटी शाह ने। ये वन लाइनर है, इस पे बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आदमी ने बताया केटी शाह ने, इसे हम लोग बस ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। किस समिति की अनुशंसा पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? आप लोग में से सारे बच्चे लगभग इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पे क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है? ये आर्टिकल 4 ए में है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। देखिए जब जोड़ा गया था तब 10 था, अभी कितना है? 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है? अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत मूल कर्तव्य प्रावधान किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? ये सब जान रहे हैं, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है? ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? देखिए ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। होता क्या है कि इसका आंसर पहले बता दूं, इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पोस्ट उपराष्ट्रपति से ऊपर होता है, हम लोग सब जान रहे हैं हायरार्की में। तो कभी-कभी कंफ्यूजन ये होता है कि क्या बड़े पोस्ट का कोई व्यक्ति छोटे पोस्ट के व्यक्ति को अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए आर्टिकल 56(1) ए में 56(1) क जिसे ए भी कहा जाता है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देती है? आर्टिकल 56(2) के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। देखिए राष्ट्रपति बताएंगे उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति तुरंत इसका सूचना देंगे लोकसभा के अध्यक्ष को। ये दोनों आर्टिकल ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 56(1) ए या 56(1) क। और दूसरा है जब उपराष्ट्रपति इसका सूचना देंगे किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, उसका आर्टिकल है 56(2). ठीक है? भारतीय संविधान
के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? कहाँ पे हम मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, कहाँ हटाने के बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 75 बी। देखिए, जो अनुच्छेद 75 इसमें मंत्रिपरिषद परिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है, जो आर्टिकल 75 है। 75 वन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से करेगा, ठीक है। और 75 टू में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के मंत्री जो है, जितने भी मंत्री हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि मैं जो बोल दिया वही हो गया। राष्ट्रपति का जब मन चाहे हटा सकता है, ये हो गया प्रसाद पर्यंत, ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में महाभियोग इम्पीचमेंट 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को बताया गया है, ठीक है। देखिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल है उसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रेसिडेंट, ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ ले। हमारे जो यज्ञ विद्या चैनल है, इसे आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी क्लास होता है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पे जाता रहेगा। हम लोग नया नया क्लास लेके आएंगे, ये सब क्लास आप लोग देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे। यज्ञ विद्या को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कीजिए। क्यों? क्योंकि रात को 10 बजे टेस्ट सीरीज होता है। आपको पता होगा कि हर रात 10 बजे एक फ्रेश क्वेश्चन आपके ऐप पे आ जाता है, उसे आप सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं हमारे ऐप यज्ञ विद्या पे। इसके अलावा जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सब पे हम लोग अवेलेबल है। आप लोग सब पे जाइए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, जो नेटवर्किंग साइट आपको ज़्यादा आसान लगता हो, जिसपे आप लोग ज़्यादा यूज़्ड टू हो, उसके थ्रू यज्ञ विद्या को कनेक्ट करें, ठीक है? निम्नलिखित में से किस-किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? इसमें होगा आर वेंकट रमन, क्योंकि ये दोनों जो है नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद, ये भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये सीधा राष्ट्रपति बन गए थे। वही आर वेंकट रमन पहले उपराष्ट्रपति बने थे, फिर राष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति कब थे? 84 टू 87। देखिए, बिहार के क्वेश्चन का ये खासियत है, ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। उनका क्रम पूछ देता है, कौन आए थे, कौन नहीं आए थे। बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चन कम पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है? आसान क्वेश्चन। लेकिन आपको सब सेक्शन, मतलब पॉलिटी का जितना भी एरिया है, आपको सब एरिया को देखना होगा। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो किस अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में एक बार, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन शासन और 307 वित्तीय आपात से रिलेटेड है। जो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें लोकसभा के कितने सदस्य कम से कम उनकी मंजूरी होनी चाहिए? तो इसमें है 50। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव ऐसा नहीं कि कोई भी एक आदमी गया कहेगा कि मुझे अ, अविश्वास प्रस्ताव लाना है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया, आप देखे होंगे 3-4 दिन पहले, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छे से विजय प्राप्त किया। तो इसमें कोई एक आदमी जाके नहीं कहेगा कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव लाना है। इसमें कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य होने चाहिए जिनकी सहमति हो, तभी ये लाया जा सकता है। इसके बाद भी आगे का बहुत लंबा प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम 50 सदस्य का सहमति शुरू में होना चाहिए, ठीक है? और ये जो है लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम जो है 198 में इसका वर्णन भी किया गया है कि कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ठीक है? भारत के महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, विधि सलाहकार है किसका? यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको लगता है प्रधानमंत्री, लेकिन आंसर है भारत सरकार। देखिए, जब प्रधानमंत्री जो है भारत सरकार का ही एक अंग है, ठीक है? लेकिन जब क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया रहेगा, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत सरकार, तब आपको हमेशा भारत भारत सरकार को क्लिक करना होगा, टिक करना होगा, ठीक है? ये अनुच्छेद 76 3 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है कि वो अपने कर्तव्य का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त करता है और यह भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये होगा महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है।
ये आर्टिकल 165 में इसका वर्णन कहा किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा, आर्टिकल बस ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, और ज्यादा जरूरी नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है लोकसभा में? तो लोकसभा में 84 है। ये संख्या वाला क्वेश्चन पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन शुरू में कंसेप्चुअल था, कुछ क्वेश्चन संख्या वाला है। दोनों क्वेश्चन का जरूरी है एग्जाम के लिए जानने के लिए आपको, इसलिए दोनों क्वेश्चन पे बराबर निगाह बना के रखिए। तो लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान बताया गया है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें, 84 सीट किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें? 47। ध्यान रखिएगा, नंबर को ध्यान रखना, अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 47। अगर ये 42 रहता तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, 82 का हाफ 42, लेकिन ये है नहीं, तो आपको याद रखना होगा लोक अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 47। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? किसमें नहीं है? प्रूफ में से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि ये तीनों में द्विसदनात्मक विधायिका है। देखिए भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है। कौन-कौन सा राज्य है? ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका मौजूद है। द्विसदनात्मक विधायिका कौन क्या होता है? 2 सदनों वाला एक विधायी निकाय है। नोटा को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कब अपनाया गया? नोटा से आप लोग सब आदमी जान पहचान है, क्या होता है नोटा। आप लोग में से जितने बच्चे को अभी भी वोट करने का मौका मिला होगा, आप देखे होंगे कि जो ईवीएम मशीन होता है वहां पे एक नोटा भी लिखा होता है। नोटा का मतलब होता है कि आपको अगर किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, आपको वोट करना है, तो आप नोटा दबा दीजिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आप किसी को लाइक नहीं कर रहे, कोई आपके हिसाब से सही कैंडिडेट नहीं है। तो नोटा चुनाव आयोग द्वारा कब अपनाया गया? तो 2013 में अपनाया गया है। देखिए सबसे पहले 2001 में निर्वाचन आयोग द्वारा भारत सरकार को ये भेजा गया था नोटा का विचार। सबसे पहले 2001 में भेजा गया है। निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार को ये विचार भेजा था कि नोटा होना चाहिए ईवीएम में। उसके बाद उस समय ईवीएम था भी नहीं, लेकिन चर्चा हुई थी कि जो हमारा तरीका है उसमें नोटा होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने 2013 में निर्वाचन आयोग को आदेश दिया ईवीएम एवं बैलेट पेपर में नोटा का विवरण लिखा जाए। तो सर्वप्रथम 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली व राजस्थान विधानसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये था कल के क्लास के एक्सप्लेनेशन। आप लोग को कैसा लगा है प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, यज्ञ विद्या चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भेजिए, लिंक भेजिए, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फ्रेंड से। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि यज्ञ विद्या आपके साथ बना रहे, तो जब तक आप लोग का समर्थन हमें नहीं मिलेगा, हम लोग ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपसे कोई फी हम लोग नहीं ले रहे, लेकिन लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त से सब्सक्राइब कराइए, जिससे हम लोग को लगे कि हम लोग का मेहनत सही हो रहा है। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कीजिए, हर रात एग्जाम दीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 5 अगस्त से हर रात एग्जाम होता है। और जो बच्चे अभी एग्जाम देना चाहे 24 आवर हमेशा आपके ऐप पे क्वेश्चन अवेलेबल है। रात को 10 बजे फ्रेश क्वेश्चन आता है। लेकिन जो बच्चा नया है वो पुराना सारा क्वेश्चन दे, अटेम्प्ट करे, देखे कि कितना सही हो रहा है। उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन जो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज इंडिपेंडेंस डे है तो आज रात को आपका टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद कल से लगातार 28 सितंबर तक आप लोग का टेस्ट होता रहेगा। आज आप लोग चैन की सांस लें और कल हम लोग मिलते हैं टेस्ट पे। ओके, आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और एक बार फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। देश की आज़ादी को हमेशा बरकरार रखिए, इसकी गरिमा का हमेशा सम्मान कीजिए। ओके, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।